नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा तो यह था कि भारत में गर्मी से परेशान राजनीतिक दलों के लिए पहलगाम पर आतंकी कार्रवाई के बहाने विदेश में घूमने का एक अच्छा प्रयोजन बना, लेकिन वो गुपचुप और आसानी से हो सकता था अगर उसकी एक टीम का नेतृत्व शशि थरूर को नहीं दिया जाता। यहीं पर यह मामला एक्सपोज हुआ और वो सारे 59 लोग जो दुनिया की सैर पर जा रहे हैं कल, उन सब का चर्चा सिर्फ एक शशि थरूर लेकर के चलेगा। वैसे बाकी सारे लोगों के साथ नाइंसाफी होगी। जो लोग जा रहे हैं उनका मन यह कह रहा होगा कि भाई नेता तो मैं भी हूं। उसमें कई ऐसे लोगों को नेतृत्व दिया गया है जो शशि थरूर से ज्यादा समय से राजनीति में है, संसद में है, लेकिन चर्चा सिर्फ शशि थरूर की क्यों? क्या वह देश के सबसे पुराने पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके हैं, या वो एक संयुक्त राष्ट्र में बहुत दिनों तक काम करने का अनुभव प्राप्त नेता है, या कभी इधर कभी उधर की नीति रखने वाले, कभी मोदी से लड़ाई तो कभी मोदी से प्यार वाली बात है। मतलब उन्हीं पर गाना शूट करता है कि मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया है। इन सब विषयों पर ही आज विचार विस्तृत रूप से होता। लेकिन पाकिस्तान से एक और खुशखबरी आई। ऑपरेशन सिंदूर के बंद होने के बाद जो लोगों में थोड़ा सा मायूसी थी, उनको शेल्टर करने के लिए, उनको थोड़ा सा मौका देने के लिए अनाम सैनिकों ने एक और आतंकी को 72 हुर के पास भेज दिया। सड़क पर कार के सीट से छटपटाता हुआ उसका वीडियो देख करके उन तमाम मां बहनों भाइयों और देश के वीरों को सुकून और शांति मिली होगी जिनके परिवार के लोग इसके द्वारा मार दिए गए थे। लेकिन हमारा भारतीय संस्कृति किसी के मौत पर खुशी मनाने की इजाजत नहीं देता, लेकिन कुछ ऐसे दुर्दांत लोग होते हैं जिनको जश्न जनाजा के रूप में देखना पड़ता है भारी मन से ही से। कसम से उसकी छटपटाहट देख करके मन में कहीं भी लेस मात्र भी करुणा नहीं आया, या जान लेने के बाद कि उसने कितने बड़े बड़े भारत विरोध कांड किए और कितने लोगों को मरवाने का साजिश रचा। 72 हुरों के पास काम बढ़ गया है। वहां से यह सूचना भारत में आई है कि भाई हे अनाम सैनिक, थोड़ा धीरे करो, यहाँ हुरे बड़ी परेशान हैं, सेवा देते देते थक गए हैं। लेकिन अनाम सैनिक अपना काम करते करते नहीं थक रहे हैं। अब मुझ जैसा आदमी सोचने पर मजबूर हो रहा है कि वो पाकिस्तान के उन अनाम सैनिकों, मैं तो उसको सैनिक ही कहूंगा, अनाम लोग का शुक्रगुजार रहे या भारत के प्रधानमंत्री का रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री घोषित करके भी उतने लोगों का सफाया नहीं करवा पाए जितना ये अनाम सैनिकों ने किया है। और अगर डेंसिटी देखी जाए, महत्ता देखा जाए, तो नरेंद्र मोदी के आदेश पर सेना ने जो सैन्य कार्रवाई किया, आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, उसमें एक ही विक्रम महत्वपूर्ण गिरा था जिस पर भारत के लोग खुशी जाहिर कर सकते हैं, संतोष जाहिर कर सकते हैं, जश्न मना सकते हैं, जिसके जनाजे पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति का सलामी आया था, सेना अध्यक्ष का सलामी आया था, और सेना के बड़े आला अधिकारी सजदा में सिर झुका करके फातिहा पढ़ रहे थे। लेकिन इन अनाम सैनिकों ने जिन जिन लोगों को जहन्नुम रशीद किया है, वो सारे के सारे उसी दर्जे के आतंकी थे जिसकी भारतीय सेना को, भारतीय सिपाही को, भारतीय खुफिया विभाग को वर्षों से तलाश थी, और वो पाकिस्तान में जाकर के छुप के अपना काम कर रहे थे। अब आप सोचिएगा कि खुशी किस पर मनाई जाए, पाकिस्तान में कार्यरत उस अनाम सैनिक का, अनाम पाकिस्तान के उस नागरिक का, या जहां का भी हो उसका जिसने भारत के टॉप वांछितों को ढूंढ ढूंढ करके जहन्नुम भेजा है। विचार आप जरूर करिएगा।
मैं तो कर ही चुका हूं। धन्य है अनाम सैनिक जो जुहन्नुम भेजने का काम कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। मित्रों, मैं सामाजिक आदमी हूं, राजनीति पर जब तक ना बोलूं तब तक लगता है कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। जो आज का मामला बड़ा चर्चा में रहा कि शशि थरूर पर नरेंद्र मोदी डोरे डाल रहे हैं, उनका इरादा क्या है और शशि थरूर की इच्छा क्या है, तो दो बातें मैं स्पष्ट करूंगा। भारतीय कांग्रेस में शशि थरूर के मुकाबले का विदेश मामलों का जानकार अभी कोई नहीं। मैं तो कहूंगा कि पूरे भारत के राजनीति में जो दिख रहे हैं लोग, हालांकि भारत तो एक से वीरों, महावीरों, योगी, मुनियों, ऋषियों और ज्ञानियों का धरती है। एक एक इंच पर ज्ञान के भंडार पड़े हुए हैं। सिर्फ शशि थरूर अकेले हैं ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कह सकता, लेकिन जो लोग लाइमलाइट में और दिख रहे हैं, जो राजनीति में सक्रिय हैं, शशि थरूर को विदेश मामले का ज्यादा ज्ञान है, क्योंकि वो संयुक्त राष्ट्र में 29 वर्ष तक नौकरी की है, अमेरिका में नौकरी की है, अमेरिकी राजनीति और संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली को नजदीक से देखा है उन्होंने। अब वहां के दौरे पर भारत का बात रखने के लिए शशि थरूर एक बेहतर विकल्प है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत में कुछ लोग जो कि राजनीतिक सुचिता को महत्व नहीं देते और वो जानते हैं कि अगर आप राजनीतिक विरोध में हैं तो राष्ट्र विरोध भी करिए, यही आपका राजनीतिक धर्म है, उन लोगों के पेट में मरोड़ा गया है कि आखिर नरेंद्र मोदी कांग्रेस के घोषित उन 4 लोगों की जगह शशि थरूर को क्यों भेजा, जबकि कांग्रेस से भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के घोर विरोधी शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी एक दल की नेतृत्व कर रही है। आप कह सकते हैं कि जनता दल यूं तो एक ही है, तो उसके संजय झा का कोई मतलब नहीं। बीजू जनता दल अभी मोदी के साथ नहीं है, बीजू जनता दल का एक नेता नेतृत्व कर रहा है। उसी तरह से तेलुगु देशम के भी लोग हैं। 59 लोगों में भारत के सभी दल के लोग हैं और नेतृत्व में मेरे ख्याल से शायद रविशंकर प्रसाद और कोई 2 और लोगों के अलावा बाकी जो 7 टीमें गई हैं उस सबका नेतृत्व विपक्ष के नेताओं के हाथ में है। मतलब नरेंद्र मोदी ने एलिजिबल उम्मीदवार पर दांव खेला है, ना कि पार्टी के प्रभावी नेताओं पर। हाँ, नो डाउट रविशंकर प्रसाद कानून के बड़े ज्ञानी हैं, विदेश मामले से होकर के देशी मामले और देश के सर्वोच्च ज्ञानी वकीलों में से एक है, सूझबूझ वाले आदमी हैं, उनका जाना तो खैर बनता ही है और उनको नेतृत्व बनता ही है। लेकिन जो लोग इस दल में गए हैं वो सब अपने अपने विधा की बहुत ज्ञानी लोग हैं, चुन करके भेजे जा रहे हैं। हालांकि सभी टीम में विदेश मंत्रालय और विदेश सेवा के एक एक 2 अधिकारी हैं जो उनको गाइड करेंगे, बाकी नेता नेतृत्व करेंगे। जिस तरह से भारत सरकार में होता है, प्रधानमंत्री को दिखाया जाता है कि कर रहे हैं, सलाहकार उनके प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, वही बात इस विदेशी दौरे पर भी है। नेतृत्व चाहे जिसका हो, उसका नियम और मापदंड विदेश सेवा के और विदेश मामलों की जानकारी करेंगे, जो हर दल में 2 भेजे गए हैं। लेकिन शशि थरूर का मामला सिर्फ एक प्रतिनिधिमंडल का अध्यक्ष बनाने भर का नहीं लग रहा है। उसमें शशि थरूर के मन को अपने बस में करने और शशि थरूर को उनके हिस्से का सम्मान देने का नरेंद्र मोदी का प्रयास भी है। मित्रों, भारत के राजनीति में यह पहले भी देखा गया है। जब राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अपना बात रखने के लिए आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था। अटल जी राजीव गांधी के घोर विरोधी थे और सोनिया जी के किसी भी बात को न मानने वाले अटल जी थे। वो ऐसे लोग थे जिन्होंने कांग्रेस विरोध का बीड़ा उठा लिया था। लेकिन राजीव गांधी को लगा कि अटल बिहारी वाजपेयी भारत के अंदर कांग्रेस और राहुल गांधी के विरोधी, राजीव गांधी के विरोधी है, बाहर में अब इनसे बड़ा देशभक्त मुझे नहीं मिलेगा। तो भारत की बात रखने के लिए भारत के बेटे को भेजा गया। यह नहीं देखा गया कि वो विपक्ष का नेता है। आज अटल जी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि पाकिस्तान के लोग देख करके बहुत चक्कर रह गए कि ये कैसे हुआ, आप तो विरोधी दल के नेता हैं। तो अटल जी ने कहा था कि हम भारत के नेता हैं, विरोध हमारा बाउंड्री के अंदर, बाउंड्री के बाहर नहीं। तो शशि थरूर का नरेंद्र मोदी के नजदीक आना और नरेंद्र मोदी का शशि थरूर को अपनी तरफ आकर्षित करने का जो प्रयास है, उसके पीछे की पृष्ठभूमि है
कि शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए पर्चा दाखिल किया था, लेकिन चूंकि सोनिया गांधी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व को कांग्रेस का नेतृत्व देकर के खुद को बाहर होने की जोखिम नहीं उठा सकती थी, उसीलिए उन्होंने अपने पिट्ठू को अध्यक्ष बनाना चाहा जो सर न उठाए, और मनमोहन सिंह की तरह से जैसे प्रधानमंत्री बने रहे उस तरह से अध्यक्ष बने, उन्होंने शशि थरूर को हरवा दिया। शशि थरूर को इस बात का मलाल जरूर रहा होगा, क्योंकि उनको चुनाव लड़ने की इच्छा थी। अगर वो ये मानते कि मैं अध्यक्ष के लायक हूं, तो मान लीजिए कि पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष भर की हैसियत कांग्रेस को नहीं दी, लेकिन भाजपा अगर उनको केरल भर की हैसियत दे देती है तो यह शशि थरूर के लिए कोई घाटे का सौदा तो है नहीं, और भाजपा के लिए भी कोई फायदे का सौदा होगा, घाटे का नहीं, क्योंकि केरल में लाख कोशिश के बाद भी भाजपा का कुछ दाल गल नहीं रहा है। और शशि थरूर वहां लगातार 4 बार से सांसद हैं, नो डाउट उसमें कांग्रेस के कैंडिडेट का भी योगदान है, लेकिन 4 बार में उन्होंने भी कुछ अपना बना लिया होगा। और नरेंद्र मोदी का देश दुनिया में लोकप्रियता केरल तक भी पहुंची गई होगी। तो जब 2 लोग मिल करके कोई एक नया प्रयोग करेंगे तो वो सफल जरूर होगा। कांग्रेसी को इसी बात की चिंता है, लेकिन पेच ऐसा है कि इस मामले में उनसे बोला न जाए और चुप रहा न जाए वाली स्थिति है। मतलब तीर नरेंद्र मोदी का ठिकाने पर लगा है, सटीक लगा है। अब यह कितना घाव करता है और कितना इनको आनंद देता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन वीडियो बंद करने से पहले पुनः एक बार पाकिस्तान के उस अनाम सैनिक को मैं भूरी भूरी प्रशंसा के साथ सादर प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप अपना कार्य जारी रखें। भारत में आपको मानने वाले, आपको धन्यवाद देने वाले और आपको लख लख बधाई देने वाले बहुत हैं, उसमें से एक मैं भी हूं। और विदेशी प्रतिनिधिमंडल में शशि थरूर के जाने पर देश में राजनीतिक शुचिता की वातावरण बनता हुआ देखने वाला मैं बहुत खुश हूं कि सभी दल के नेता एक भारत श्रेष्ठ भारत के पैगाम को लेकर के बाहर जाएंगे और दुनिया में पाकिस्तान के आतंकवाद की चर्चा करेंगे और पाकिस्तान को आइसोलेट करने का प्रयास करेंगे। सभी सक्षम हैं, अपने विधा के धनी हैं। यह मेरा भरोसा है कि वो अपने मिशन में कामयाब होंगे। आप जरूर इन विषय पर अपना विचार दीजिएगा, ताकि आपका विचार इस वीडियो की गुणवत्ता में सहायक सिद्ध हो। तब तक भारतीय सेना, पाकिस्तान का उस अनाम सैनिक और भारत के सभी नागरिकों को मैं राकेश पवार सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।